नमस्कार साथियों। जैसा कि इस सीरीज में मैंने आपसे बात की थी कि आपको 2 वीडियो के अंदर पूरी की पूरी आपको 10वीं क्लास की सामाजिक की रिवीजन करवाने से रिलेटेड ये मैं क्लास आपको पहली 8वीं क्लास की समझ के रूप में एक आपको देख देख चुका हूं, जो एक किताब के रूप में पूरा। अब अपन जो दूसरी बात के रूप में बात कर रहे हैं, उस किताब का अपन नाम बोलेंगे तो भारत और समकालीन विश्व फर्स्ट। ठीक है, विश्व जो फर्स्ट है वही किताब रहेगी। सॉरी, इसका जो विश्व सेकंड है वो भाग है ना, इसका वो है, तो उसी का नाम है इतिहास। और इतिहास के जो है पहला टॉपिक है यूरोप में राष्ट्रवाद। इसी एक वीडियो के अंदर हमारी ये कोशिश रहेगी आपकी जो तीनों किताबें हैं इसी को पूरा करना, इसीलिए थोड़ा सा स्पीड रहेगा, लेकिन आपकी रिवीजन के लिए अच्छा रहेगा। आपको अगर ज्यादा अगर ये स्पीड लग रहा है तो आप इसकी स्पीड को थोड़ा कम कर सकते हैं ना। वो YouTube पे फंक्शन दे रखा है, जैसे उसमें आप सेटिंग में जाओगे तो आप उससे एकदम स्पीड कम कर सकते हो। वो कम करके आप देख सकते हो। हमारा यही है कि कम टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा मैटर मिल पाए, इसी उद्देश्य के साथ थोड़ा स्पीड से और थोड़ा जल्दी जल्दी बोला जाएगा, है ना। तो आपको थोड़ा स्पीड घटा देना है अगर आप नहीं सुन पा रहे हो अच्छे से, और बाकी आपको रिवीजन के लिए अच्छी क्लास रहेगी। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप क्या है? यूरोप एक महाद्वीप है। इसी के अंदर एक राष्ट्रवाद की भावना के रूप में लोग एक 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 ही जगह पर एकत्र होकर, मतलब एक संगठन के रूप में लड़े और अपना अपने अपने देश के रूप में, अपने अपने क्षेत्र के रूप में अपने देश का अलग अलग स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता प्राप्त की। तो यही है जो यूरोप महाद्वीप में एक राष्ट्रवाद का उदय। जैसा कि मैं आपको अगर यहाँ बताना चाहूँ, अगर मैप के बेसिस, तो आपको पता ही होगा वैसे तो। ठीक है, वैसे तो मैंने क्लास में बताया है। ये आपका है उत्तरी अमेरिका, ये बाद में आपका दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, इसके बाद में आपका यहाँ से ये शुरू हो जाता है। ठीक है, जो कि आपका अफ्रीका। अफ्रीका के जस्ट बाद में यहाँ से अपना शुरू होता है, यहाँ आपका प्यारा है भारत। ठीक है, फिर होते हुए यहाँ आपका रहता है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये ऐसे होते हुए ठीक है, यहाँ आपका एक ग्रीनलैंड, जो कि विश्व का बड़ा सबसे बड़ा एक है आपके द्वीप के रूप में वो है। इसके बाद तो ये है आपका यूरोप, और यहाँ का पढ़ेंगे अपन राष्ट्रवाद का उदय, या फिर राष्ट्रवाद के रूप में कैसे इन लोगों ने अपनी स्वतंत्र राष्ट्र में मान्यता प्राप्त की। तो ये विश्व का नक्शा मैंने एक बेस्ट के हिसाब से बनाया है समझाने के लिए। तो ये आपका हो जाएगा उत्तरी अमेरिका, ये आपका हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, ये आपका अफ्रीका, ये आपका प्यारा सा भारत जिसे अपन प्रायद्वीपीय भारत कह सकते हैं, ये आपके एशिया, और एशिया के साथ ही ये आपका हो जाएगा आपके क्या कहोगे आप, दक्षिणी एशिया में भारत है ना, दक्षिणी एशिया में, और ऑस्ट्रेलिया। और इसके अलावा दो और हैं जो आपको मतलब ये अपन कई बार क्लास में इसी प्रकार की चर्चा कर चुके हैं। तो मैं आज बात को आगे बढ़ा रहा हूँ कि यूरोप में राष्ट्रवाद अपन यहाँ का पढ़ेंगे, फ्रांस, स्पेन, ब्रिटेन। ठीक है, इसके अलावा जो बेल्जियम के रूप में, यूनान के रूप में, जो सारे के सारे देश है, उन सब के अंदर जो एक राष्ट्रवाद की भावना कैसे पनपी और आगे कैसे बढ़ी, उसी के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। चलो इसी उद्देश्य को साथ में लेते हुए अपन आज की बात को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी बात को आप अच्छे से सुनिएगा, और आपको अगर स्पीड लगती है तो आप थोड़ी सी स्पीड कम करके भी इसे देख सकते हैं। ठीक है, इसी उद्देश्य के साथ, जैसे पहला मैंने आपको बता दिया यूरोप एक महाद्वीप है, और मैंने महाद्वीप के रूप में आपको यहाँ पे नक्शे के रूप में एक छोटा सा काल्पनिक नक्शे के रूप में बताया कि कैसे हैं। फिर है राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद एक लोगों की भावना होती है राष्ट्र के प्रति। ठीक है, एक राष्ट्रीय भावना होती है, उसे ही राष्ट्रवाद कहा जाता है। और इसी भावना के माध्यम से ही हम किसी राष्ट्र, जो किसी और देश का उपनिवेश है, वो उस देश से एक सफलता हासिल या फिर उससे स्वतंत्र हो सकता है। ठीक है, तो एक भावना है राष्ट्रवाद। इसके बाद में है आपके, चलो इसी क्रम से देख लेते हैं, या फिर साथ साथ में देखो, राजतंत्र। राजतंत्र का मतलब होता है लोगों का, सॉरी, राजा का शासन, जिसे अपन तानाशाह भी कह सकते हैं। केवल राजा ही शासन करेगा और पूरी जनता उसके शोषण तले दबी रहेगी। ठीक है, तो इसका जस्ट विपरीत होगा गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब ये होता है किसी देश का
किसी देश का सर्वोच्च नागरिक या फिर सर्वोच्च पद वंशानुगत न होकर लोगों के द्वारा चुना जाता है। ठीक है, जैसे भारत क्या है, एक गणतंत्र। भारत का जो मुख्य रूप से एक राष्ट्रपति है, वो एक मुख्य रूप से निर्वाचित होते हैं। ठीक है, उनका मतदान किया जाता है ना, एकल संक्रमणी मत प्रणाली के माध्यम से। इसी के माध्यम से ही वो आपके एक गणतंत्र के रूप में राष्ट्रपति बनते हैं। इसीलिए भारत को एक गणतंत्र देश की संज्ञा दी जाती है। इसके बाद में है कल्पना दस। कल्पना दस एक परीक्षा में 10वीं में ऐसे ही पूछा गया, कल्पना दस से आपका क्या अर्थ है? तो कल्पना दस का मतलब होता है किसी को कल्पना में रखना। जैसे आप कोई कल्पना में रखोगे वो कभी बात सिद्ध हो पाएगी क्या? ऐसे कोई संपन्न हो पाएगी या सफल हो पाएगी? तो वही होते हैं। अपन बैठे बैठे सपनों में बहुत कुछ सोच लेते हैं, क्या वो अपने सपनों के हिसाब से, अपने सोचे हिसाब से होता है? तो यही होता है आपका कल्पना दस, या जिसे इंग्लिश में बोलते हैं यूटोपिया। ये भी आपकी 10वीं क्लास परीक्षा में आया है। ठीक है, इसके अलावा है फ्रांस, जो कि मैंने आपको फ्रांस अभी बताया। ठीक है, यूरोप के राष्ट्रवाद के रूप में। तो फ्रांस, ये जो यूरोप में राष्ट्रवाद है, यूरोप में राष्ट्रवाद की सबसे पहले अभिव्यक्ति फ्रांस में मानी जाती है। कब? तो मतलब यूरोप पूरा है, यूरोप के अंदर जो सबसे पहला देश था वो फ्रांस ही था। और फ्रांस की क्रांति से ही यूरोप के अलग अलग देशों में ये भावना जगी कि हम भी राष्ट्र, एक स्वतंत्र राष्ट्र बन सकते हैं। ठीक है, तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस, और वहां की मुख्य रूप से जो मुद्रा है जिसे बोलते हैं फ्रेंच। ठीक है, फ्रेंच। इसके बाद अगला अपन का है, ठीक है, फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सोरियो। देखो ये परीक्षा में ऐसे ही पूछा है एक परीक्षा में कि फ्रेडरिक सोरियो कौन था? तो फ्रांसीसी कलाकार था। उसने उस समय एक 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी, 4 श्रृंखलाओं की एक चित्र बनाई थी यूरोप के राष्ट्रवाद के दौरान। उसे ही कहा जाता है आपके फ्रेडरिक सोरियो। ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद है निरंकुशवाद। तो निरंकुशवाद का अर्थ होता है किसी देश का शासन किसी और के हाथ में होना। जैसे कोई तानाशाही के सामने, जैसे आप मान सकते हो किसी विशेष प्रकार की देश की जनता पर किसी एक ही व्यक्ति का राजा के रूप में शासन हो, और उस पूरी जनता का अपने तरह से कोई भी अधिकार नहीं होता है, और जनता पूरी की पूरी एकदम उसी राजा के अनुसार शासन के अंतर्गत चलती है। तो ये आपकी हो जाता है निरंकुशवाद। ठीक है, तो ऐसी सरकार होती है उसे निरंकुश सरकार कहते हैं, और इसी प्रकार की प्रक्रिया को निरंकुशवाद की प्रक्रिया कहा जाता है। इसके बाद ये आपके परीक्षा में पूछा गया सवाल है, अर्नेस्ट रेनन कौन है? तो फ्रांसीसी दार्शनिक। ठीक है, इतना ही पूछा गया, फ्रांसीसी दार्शनिक। इसके बाद में अगला है जनमत संग्रह। तो जनमत संग्रह से तात्पर्य होता है लोगों की वो संख्या या भीड़ जिसके माध्यम से किसी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए एक मत जुटाया जाता है। ठीक है, मतलब लोगों की एक राय ली जाती है कि इस एक फैसले के लिए कितने सहमत है और कितने असहमत है। तो इसी को कहा जाता है जनमत संग्रह। इसके बाद राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति। यह सवाल कई बार पूछा गया है, तो पूछा जा सकता है यूरोप में राष्ट्रवाद की सबसे पहली अभिव्यक्ति किस देश से शुरू हुई? तो किससे? फ्रांस से। फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1789 ईस्वी में, 1789 ईस्वी में। इसके बाद एक परीक्षा में पूछा गया सवाल था कि बेल्जियम के आसपास या बेल्जियम के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? तो हमारे हिसाब से हम लेके आए हैं फ्रांस के अड़ोस पड़ोस में या फ्रांस के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? तो इंग्लैंड, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, स्पेन और कोर्सिका। ठीक है, इसके अलावा ये एक प्रश्न पूछा गया है बेल्जियम की राजधानी। तो बेल्जियम की राजधानी है वो है ब्रुसेल्स। क्या है? ब्रुसेल्स। इसके बाद नेपोलियन की युद्धों की शुरुआत कब हुई? तो 1797 से उसकी युद्धों की शुरुआत होती है, और वाटरलू के युद्ध में 1815 ईस्वी में 1815 ईस्वी में एक विशेष प्रकार की शक्तियां होती है, उन्हीं के द्वारा फ्रांस को, नेपोलियन को हराया जाता है। ब्रिटेन, रूस, प्रसा, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये यही देश थे चारों, इन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था वाटरलू के युद्ध में 1815 में। ठीक है, तो नेपोलियन के युद्धों की शुरुआत 1797 में होती है, और वे इसकी एक महाद्वीपीय व्यवस्था के तहत इसने यूरोप के कई भागों को इसने अपने कब्जे में कर लिया था। फिर है वियना संधि। वियना नाम का एक सम्मेलन होता है जो कब संपन्न होता है? 1814 से 1815।
इसके बाद जर्मनी का एकीकरण, तो जर्मनी का एकीकरण कब संपन्न होता है? 1866 से 1800 से 71। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप पढ़ लेंगे। फिर है इटली का एकीकरण 1859 से 1870। फिर ये पूछा जा सकता है फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फ्रांस का समाज कितने भागों में विभाजित था? कितने भागों में विभाजित था? तो तीन भागों में। कितने? तीन भागों में। प्रथम एस्टेट, द्वितीय एस्टेट और तृतीय एस्टेट। तो प्रथम एस्टेट में कौन लोग आते थे? कुलीन और पादरी वर्ग। और द्वितीय एस्टेट में लगभग वही आप ले सकते हो कुलीन वर्ग के लोग, ठीक है। और तृतीय एस्टेट में वो सारे मध्यम वर्ग के लोग और सेवाओं से संबंधित किसान वगैरह वो सभी आते थे, जिन पर फ्रांस की एक द्वितीय एस्टेट और प्रथम एस्टेट के द्वारा और राजा के द्वारा मुख्य रूप से कर वसूला जाता था। तो पूछा जा सकता है किस एस्टेट में जनसंख्या सर्वाधिक थी? तो तृतीय एस्टेट की जनसंख्या सर्वाधिक थी, ठीक है। इसके बाद ये पूछा जाता है जो उदारवाद शब्द है उसका इंग्लिश वर्जन क्या होता है? तो लिबरलिज्म, लिबरलिज्म, जो कि लैटिनी भाषा का शब्द लाइबर से बना है। क्या बना है? लाइबर। तो जिसका अर्थ होता है आजाद। किसका अर्थ? लाइबर का अर्थ होता है आजाद, जो कि लैटिनी भाषा के लिबरलिज्म से बना है उदारवाद, ठीक है। ये एक परीक्षा में पूछा गया सवाल है। इसके बाद लिवरे क्या है? लिवरे फ्रांसीसी मुद्रा है, फ्रांसीसी या फिर एक प्रकार की मुद्रा आप कह सकते हो। इसके बाद मताधिकार। मताधिकार का आपको पता होगा वर्तमान में भारत में आप कहो तो 18 वर्ष से ऊपर का जो भी व्यक्ति है, 18 वर्ष से जो भी ऊपर व्यक्ति है, वो एक मत देने का, एक वैश्विक मताधिकार का एक हकदार है। तो पता ही होगा, ये होता है मताधिकार। इसे वैश्विक मताधिकार के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद एलए क्या है? तो एलए फ्रांसीसी क्रांति के दौरान यूरोप में एक मसलन कपड़े को नापने का एक पैमाना था। ऐसा ही आपको याद रखना है और ऐसे ही सवाल आने वाले हैं। इसके बाद अगला सवाल है जोल्वे राइन। जोल्वे राइन जो था 1834 में प्रसा द्वारा शुल्क एक सीमा शुल्क था। क्या था? एक सीमा शुल्क था। मतलब सीमा शुल्क को आप ऐसे कह सकते हो, सीमाओं पर जो एक विदेशी व्यापार होता था उसमें वस्तुओं का जो आदान प्रदान होता था उसको एक नियमित करने के लिए जोल्वे राइन नाम की एक संस्था बनाई गई, जो कि 1834 में प्रसा द्वारा एक सीमा शुल्क के रूप में। इसके बाद प्रेस की आजादी। आपको पता ही है प्रेस की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी, बोलने की अधिकार आजादी, जो कि अपने भारत के संविधान में एक मूल अधिकार के रूप में है, ठीक है। तो आप मान सकते हो प्रेस की आजादी भी एक मूल रूप से मूल अधिकारों के तहत एक निहित अधिकार है। तो भारत में मूल अधिकारों से संबंधित, फंडामेंटल राइट से संबंधित भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 के तहत आपके कुछ मूल अधिकारों का वर्णन है। मूल अधिकारों में एक संपत्ति का अधिकार था, उस संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर उसको एक कानूनी अधिकार के रूप में अनुच्छेद 300 क में शामिल कर दिया गया। तो ये आपके पास थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी होती है। जैसे मैंने प्रेस की आजादी आई तो इससे संबंधित आपको जानकारी दी। इसके बाद आपका है नेपोलियन को किसने हराया? वैसे तो आपने चर्चा की है, नेपोलियन को एक बहुत बड़ी शक्तियां थी 4 प्रकार की, उन्होंने ही वाटरलू के युद्ध में हराया था। तो वाटरलू का युद्ध कब होता है? तो वाटरलू का युद्ध है 1815 में। वाटरलू का युद्ध 1815 में होता है, जिसमें नेपोलियन को ब्रिटेन, रूस, प्रसा, ऑस्ट्रिया के द्वारा हरा दिया जाता है, ठीक है। फिर वीयना की संधि के रूप में नेपोलियन की संहिता, वो आप थोड़ा सा देख लेना। इसके बाद पूछा गया है आपके रूढ़िवाद क्या है? तो रूढ़िवाद का अर्थ होता है पुरानी पारंपरिक जो रीति रिवाज या प्रारंभिक सारी बातें हैं उन्हीं को अपन रूढ़िवाद के नाम से जानते हैं। नेपोलियन को हराया जिउसेppe मैस्सिनी, कौन सा? तो एक इटली का क्रांतिकारी था जिसने यंग इटली, जो कि मार्सेई में एक संगठन बनाया और एक यंग यूरोप बनाया, जो कि जर्मनी की राजधानी बर्न में बनाया। बर्न किसकी राजधानी है? जर्मनी की राजधानी। तो जर्मनी की जो राजधानी है
वो आपकी बर्न है। तो जर्मनी की राजधानी बर्न में उसने और इसके अलावा मार्साई में यंग इटली और यंग यूरोप नाम के दो संगठन बनाए। किसने? ज्यूसेफे मैसिनी, इटली का क्रांतिकारी। फिर अगला, हमारी सामाजिक व्यवस्था का खतरनाक दुश्मन, ये कथन किसका है? ऐसे ही पूछा जा सकता है। हमारी सामाजिक व्यवस्था का खतरनाक दुश्मन कौन है? तो मेटरनिक है। और ये कथन किसके लिए कहा? तो ज्यूसेफे मैसिनी के लिए मेटरनिक ने कहा। ठीक है, इसे ही कहा कि यही है जो हमारी सामाजिक व्यवस्था का खतरनाक दुश्मन है। इसके बाद अगला सवाल है, ये प्रश्न पूछा गया है, कार्बोनारी गुप्त संगठन का सदस्य था वो जोसेफी मैसिनी। तो पूछा जाता है जोसेफी मैसिनी ने वो कौन सा संगठन था जिसकी इसने सदस्यता ग्रहण कर रखी थी? तो वो कार्बोनारी गुप्त संगठन का नाम याद करना है। और दो संगठन बनाए थे, यंग इटली और यंग यूरोप। इसके बाद ये कथन पूछा गया है परीक्षा में, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, ये मेटरनिक के द्वारा कहा गया है। इसके बाद ये पूछा गया सवाल है, फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब माना जाता है? तो जुलाई 1830 को, इसे ही जुलाई क्रांति के नाम से जाना जाता है। इसके बाद ये पूछा जा सकता है, अच्छा सवाल है, कवि लॉर्ड बायरन कौन थे? तो यूनान के एक कवि थे। ठीक है, यूनान के एक कवि थे और यूनान को स्वतंत्रता के दौरान, यूनान के स्वतंत्रता के रूप में एक सेनानी के रूप में इन्होंने अपनी भूमिका निभाई थी। वही थे कवि लॉर्ड बायरन, यूनान से। तो पूछा जा सकता है, यूनान स्वतंत्र हुआ वो किस संधि के माध्यम से हुआ? तो 1832 में किस्तुनूतिया की संधि हुई थी, उसी के माध्यम से वो स्वतंत्र राष्ट्र बना। फिर जर्मन दार्शनिक योहान गॉटफ्रीड, पूछा जा सकता है, एक यूरोप के राष्ट्रवाद की उदय के समय एक जर्मन दार्शनिक कौन था? योहान गॉटफ्रीड, जो कि रोमानी चिंतक के रूप में था। वो मतलब एक जानकारी के रूप में, कवि ही मान लो आप, एक जानकारी फैलाने में और बातों को आगे या फिर क्रांति को आगे बढ़ाने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद में रोमानीवाद, एक प्रकार का सांस्कृतिक आंदोलन जिसके माध्यम से राष्ट्रीय भावना को विकसित करना है। ठीक है, तो यही होती है रोमानीवाद। इसके बाद में है नारीवाद। नारीवाद का तात्पर्य स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के हितों और अधिकारों को बोध करवाना वाला। मतलब महिलाओं के प्रति जो हिंसा वगैरह होती है, जो हित होते हैं, उनसे संबंधित जो विशेष प्रकार के एक रूपक बनाए जाते हैं, उसी को भी नारीवाद के नाम से जाना जाता है। फिर पूछा जा सकता है, ला टालिया क्या है? तो ला टालिया है विक्टर एमुनुएल की पत्नी। इसके बाद फ्रांस से सार्डिनिया और पीडमांट की संधि किसने की थी? तो वो की थी काबूल ने। देखो, फ्रैंकफर्ट संसद, काबूल, मैसिनी और यूरोप के राष्ट्रवाद में महिलाओं की भूमिका, ये चार जो टॉपिक है, इन पर छोटी छोटी टिप्पणी पूछी जा सकती है। इसलिए आपको तीन तीन चार चार लाइनें इसकी याद रखनी है। ठीक है, फिर ये हो गया। इसके बाद अगला है, जोसेफ मैसेनी कहाँ का संबंधी था? इटली का क्रांतिकारी। चलो मैंने लिख दिया। फिर वापस है गैरीबॉल्डी। तो गैरीबॉल्डी जो था वो भी इटली के एकीकरण से संबंधित है। इसके बाद मैंने आपको क्लास में बताया था कि ब्रिटेन जो मुख्य रूप से चार द्वीपों पर स्थित है, इसके या फिर अलग अलग इसके चार भाग है। कौन कौन से? स्कॉटलैंड, आयरलैंड, ग्रेट ब्रिटेन और वेल्स। ओके, इसके बाद अब आएगा रूपक। जब किसी विचार को, जब कैसे विचार, जैसे ईर्ष्या, लालच वगैरह, जो विशेष प्रकार के जो एक भाव होते हैं, विचार होते हैं, वो किसी व्यक्ति का रूप देके बताना कि एक लालच का रूप ऐसा हो सकता है, एक इंसान के रूप में इसकी ये चाल हो सकती है, ये इसकी ढाल हो सकती है। तो इसी को भी एक रूप देना मतलब रूपक। इसके बाद ये पूछा जा सकता है, बाल्कन क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से राष्ट्र शामिल है? तो रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, यूनान, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया, मोंटेनेग्रो। ओके, ये शामिल देश है। फिर मैंने बताया दिया, फ्रैंकफर्ट संसद आप और काबूल और जोसेफ मैसिनी और इसके अलावा गैरीबॉल्डी, इन सब पर आपको टिप्पणियां याद करनी है। इसके बाद महिलाओं की भूमिका, महिलाओं ने शराब की दुकानों को बंद कर दिया था,
वहां से निकलने के लिए उन पर एक पथराव किया था। तो इसी प्रकार यूरोपीय राष्ट्रवाद में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके बाद बास्तिल के किले का पतन कब हुआ था? तो 14 जुलाई 1789 ईस्वी को बास्तिल के किले का पतन हुआ था। और इसके अलावा एक वर्ड है उपनिवेश। तो उपनिवेश का अर्थ होता है वह देश जो किसी दूसरे देश के जाल में या फिर किसी दूसरे देश के कब्जे में हो, तो उसे उपनिवेश कहते हैं। और इस प्रकार की भावना को उपनिवेशवाद की भावना के नाम से जाना जाता है। आगे अपन देख रहे हैं अगला दूसरा टॉपिक। आप जुड़े रहिए, ठीक है, लाइन पर बने रहिएगा।